गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोनल संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर में बुक करवा रही हूँ नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में अपनी 4th यूनिट चल रही है। 4th यूनिट में अपना जो टॉपिक चल रहा है शिक्षा का सार्वजनिकरण, यानी कि शिक्षा सबके लिए, जैसे 6 से 14 वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है। यानी कि हमारे देश में अगर सामाजिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, ऐतिहासिक, संस्कृति का विकास करना है तो उसके लिए शिक्षा अति आवश्यक है। और 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगर इसमें हमारी राज्य सरकार अगर पूरा साथ दे तो ये हमारा जो लक्ष्य है उस तक पहुंच पाने में आसानी होती है। और जो हमारी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। और ये है जो हमारी शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत के संशोधित कार्य योजना जो हमारी थी 1992 यानी कि 1992 द्वारा 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए औसत स्तर पर जो हमारी है निःशुल्क अनिवार्य जो है शिक्षा स्थायी व्यवस्था करने को विचार की व्यवस्था की गई है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यों के प्रयासों की सहायता प्रदान करने हेतु, यानी कि जो हमारे ये लक्ष्य उद्देश्य है उस तक पहुंचने के लिए जो हमारे राज्यों के प्रयासों की सहायता प्रदान करने हेतु जो हमारी प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र केंद्र द्वारा प्रायोजित, यानी सेंट्रल सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं प्रारंभ की गई। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसकी कार्य योजना है 1992 के अनुसार जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है को सर्व सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक नया जो कार्यक्रम चलाया गया, जो जिला स्तर पर जो प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम था उसका नाम था DPEP। कौन सा DPEP तैयार किया गया, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना। और जिसका उद्देश्य था कि देश की प्राथमिक जो शिक्षा प्रणाली है उसकी जांच करना, यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो ये नियम बनाया गया था कि सबके लिए जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत इसको कहाँ तक सफलता मिली है तो राज्य सरकार पर जिला प्राथमिक स्तर पर एक योजना तैयार की गई और उसका ये मुख्य मेन उद्देश्य था कि यह शिक्षा कहाँ तक जो हमारी प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है कहाँ तक प्रायोजित योजना है और इसकी जो उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की जांच करना। और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में जो प्रणीत किया जाएगा, जिसके कार्य योजना 1992 के प्रमुख लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। तो ये होगी हमारी सार्वजनिक शिक्षा। और सार्वजनिक शिक्षा का उसके बाद मैंने अर्थ बताया था। अर्थ में था कि जो हमारी शिक्षा किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों पर, इसका सार्वजनिक शिक्षा का अर्थ है कि जो ये शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा है, शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना है। यानी कि जो हमारी ये शिक्षा है, शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना आवश्यक है। जो हमारा शिक्षा के सार्वजनिकरण की जो हमारी संकल्पना भारत के प्राचीन काल से ही विकसित हुई है। उसके बाद मैंने इसमें आपको परिभाषा की बताई थी। जो परिभाषा की पहली परिभाषा थी किसकी, KG सैदेन के अनुसार जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का संबंध देश की समस्त जनता से है। यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का संबंध जो है हमारी समस्त देश की जनता से है। यह प्रत्येक बिंदु पर जीवन को स्पर्श करती है। यानी कि जो हमारी शिक्षा है जो हमारे जीवन के प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करती है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति है तो वो अपनी जीवन में किसी न किसी तरह से कई तरीके से अपनी जीविकोपार्जन कर सकता है। यह शिक्षा सबके लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है। उसके बाद जो हमारी हंटर आयोग समिति थी उनका मानना है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा को जन साधारण की शिक्षा मानना चाहिए। यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसको जन साधारण की शिक्षा मानना चाहिए। ये किसने कहा था, हंटर आयोग ने कहा था। उसके बाद मैंने इसका महत्व बताया था। महत्व के बाद जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है उसके
फिर उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में बताया था कि हमारी जो सार्वजनिक शिक्षा है उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं। तो हमारा मुख्यतः बाधाएं हैं वो उसमें पहली समस्या है कि गरीबों का निर्धन होना, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को जीविकोपार्जन में धनोपार्जन में लगा देते हैं, इसलिए उनको जो गरीब माता पिता हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको शिक्षा का पता भी नहीं है। और साथ ही जो हमारे आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, जो हमारी हिंदी प्राचीन काल से जो परंपराएं चली आ रही है उसी परंपरा के आधार पर अपना जीविकोपार्जन कर पाते हैं। और साथ ही उनका जो है शिक्षा का उनको महत्व नहीं पता होता है। इस कारण से भी हमारे जो ये सरकार केंद्र सरकार द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया गया है उसको पूर्ण रूप से क्या मिली है, पूर्ण रूप से वो लागू नहीं हो पाया। तो इसके कई कारण है। उसके बाद मैंने इसकी समस्याओं को दूर करने के उपाय बताए थे कि हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। उसके बाद मैंने आज का जो हमारा है इसमें टॉपिक की शिक्षा का साधनीकरण का, अब इसमें क्या है उद्देश्य, इसका अर्थ हो गया, इसकी परिभाषा होगी, महत्व होगी, समस्याएं होगी और समस्याओं को दूर करने के उपाय होंगे। और आज इनके उद्देश्य की जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है उसके क्या क्या उद्देश्य है। तो आज का जो हमारा पॉइंट है, मेन पॉइंट है उद्देश्य, कि जो हमारा शिक्षा का सार्वजनिकरण है उसके क्या क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य क्या है, जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। और उसका ये पहला उद्देश्य यानी कि जो हमारी शिक्षा है ज्ञानार्जन, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। पहला उद्देश्य है ज्ञानार्जन, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज ग्रहण करना। जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा का सार्वजनिकरण अपरिहार्य साधन है, जिनकी हमें नॉलेज ग्रहण करने का जो हमारी शिक्षा है वो अपरिहार्य साधन है। दूसरा है इसका बौद्धिक एवं मानसिक विकास। दूसरा पॉइंट इसमें है बौद्धिक दूसरा पॉइंट इसमें है बौद्धिक एवं मानसिक विकास। दूसरा इसमें है बौद्धिक एवं मानसिक विकास। दूसरा इसमें आगे बौद्धिक एवं मानसिक विकास, यानी कि जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है वो हमारा बौद्धिक, यानी कि हमारे जीवन में जितनी भी हम जो भी हमें नॉलेज ग्रहण करते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उससे जो शिक्षा है, शिक्षा से हमारा सार्वजनिक जो हमारा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि चीजों का क्या होता है, विकास होता है। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हमारा सामाजिक और हमारा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। यानी कि शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य बालक का बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना, यानी कि उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है शारीरिक विकास। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है शारीरिक विकास। तो इसमें क्या आ गया, आपका पहला पॉइंट है ज्ञानार्जन, दूसरा पॉइंट इसमें आपका आ गया बौद्धिक विकास, तीसरा आपका आ गया इसमें शारीरिक विकास। बौद्धिक और मानसिक विकास के बाद आ जाता है आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कैसे करना है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को अगर हम खेल विधि या खेल कूद के माध्यम से पढ़ाएंगे तो इससे क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है। साथ ही हमें जो कि है कुछ एक कालांश बच्चों को खेलने के लिए होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, जो कि सार्वजनिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों के शारीरिक विकास करना। यह माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यानी कि अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसका मस्तिष्क, और जैसे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये तीसरा पॉइंट आपका हो गया शारीरिक विकास। आगे चौथा है नैतिक एवं चारित्रिक। नैतिक चौथा पॉइंट आपका है इसमें नैतिक एवं चारित्रिक
चारित्रिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास में देखो इसमें क्या है कि बच्चे के जो नैतिक मूल्य हैं उसके और उनका सुचरित्र यानी कि उसके चरित्र एवं नैतिक व्यवहार राष्ट्र और समाज की उन्नति करते हैं। जो कि बच्चे के सुचरित्र और नैतिकता है, नैतिकता का व्यवहार है, नैतिक व्यवहार राष्ट्र और समाज की उन्नति करते हैं। अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। कौन सा उद्देश्य है? बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। चौथे पॉइंट में पांचवा है संस्कृति विकास। कौन सा है? सांस्कृतिक विकास। पांचवा इसमें आ जाता है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास चौथा पॉइंट इसमें आ गया। पांचवा आ गया इसमें सांस्कृतिक विकास, यानी कि बच्चे के अंदर अपनी संस्कृति का विकास करना भी है कि जिस संस्कृति में वो रह रहा है उस संस्कृति का विकास करना है। जैसे कि स्कूलों में अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजन करवाए जाते हैं उस कार्यक्रम में अनेक प्रकार की हमारी संस्कृति से संबंधित जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं उससे क्या होता है? संस्कृति बच्चे का सांस्कृतिक विकास होता है। उसके बाद है सामाजिक कुशलता का विकास। छठा पॉइंट इसमें आ जाता है सामाजिक। छठा पॉइंट है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास। इसमें जो आपका छठा पॉइंट है वो है सामाजिक कुशलता का विकास। और शिक्षा का जो सार्वजनिकरण है का उद्देश्य है देश के भावी नागरिक यानी कि आने वाले टाइम में, यानी कि जो हमारे स्कूलों में छात्र या बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारे देश के भावी नागरिक होते हैं। और जो ये भावी नागरिकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना भी आवश्यक है। उसके बाद है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। सातवां पॉइंट है इसमें व्यक्तित्व का सर्वांगीण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसमें क्या होता है कि इस शिक्षा के माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण यानी कि उसका संपूर्ण विकास, उसके मस्तिष्क का, उसके समाज का, उसकी संस्कृति का और उसका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक यानी कि उसका इसमें संपूर्ण विकास होता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद इसमें होता है आठवां पॉइंट है जीविकोपार्जन। आठवां पॉइंट है जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है वो है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन यानी कि जो शिक्षा है, जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा के माध्यम से बच्चा क्या अपने भावी जीवन में जीविकोपार्जन भी कर सकता है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से वह धनोपार्जन भी कर सकता है, जिससे कि बच्चा अपना जो जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से कर सकता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, यानी कि जीविकोपार्जन अपने जीवन में धन कमाने के लिए वो शिक्षा के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। इसमें मैंने उद्देश्य में आपको 8 पॉइंट बनाए हैं। पहला था आपका ज्ञानार्जन, यानी कि जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है वो ज्ञानार्जन यानी ज्ञान हमें से शिक्षा से हमारी जो नॉलेज होती है उसमें क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। उसके बाद बौद्धिक एवं मानसिक विकास होता है। और उसके बाद शारीरिक विकास यानी कि बच्चे को शिक्षा के माध्यम से खेल के माध्यम से जो बच्चों की शिक्षा दी जाती है उससे क्या होता है? बच्चे का शारीरिक विकास होता है। उसके बाद उसके नैतिक मूल्यों और चारित्रिक मूल्यों का भी विकास होता है। पांचवा पॉइंट संस्कृति का विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही होता है, यानी कि जो भी बच्चे के शिक्षा के दौरान बच्चे को जितने भी जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अधिगम क्रियाएं करवाई जाती हैं, उन क्रियाओं में जो भी बच्चे से अपनी संस्कृति से संबंधित या अपने जो महापुरुष उनकी जयंतियां होगी या NSS हो गया, ये सब चीजें करवाई जाती है जिससे कि बच्चे की संस्कृति का विकास होता है। फिर सामाजिक कुशलता यानी कि समाज का विकास होता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण
विकास होता है। जीविकोपार्जन यानी कि शिक्षा के माध्यम से बच्चा अपना जीविकोपार्जन यानी कि धन कमा सकता है। अगर बच्चे के पास नॉलेज होगी, नॉलेज से वह किसी भी प्रकार का काम करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है, यानी कि जीविकोपार्जन कर सकता है। तो ये शिक्षा जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है उसके उद्देश्य हो गए। उद्देश्य के बाद अब है जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के यानी कि ये हमारी मैंने पहले आपको इसमें करवाए थे उद्देश्य के बाद अब आपका आता है इसमें आवश्यकता। तो आवश्यकता में हमारी जो सार्वजनिक शिक्षा है इसकी आवश्यकता किसकी है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ जो हमारी शिक्षा का सार्वजनिकरण है उसका अर्थ समझने के पश्चात हम उसकी आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना की जाना आवश्यक है। जो हमारा शिक्षा के सार्वजनिकरण की प्रगति एवं उससे संबद्ध जो हमारी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों का आंकलन उसकी आवश्यकता एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भली भांति किया जा सकता है। यानी कि जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है, सार्वजनिक शिक्षा की प्रगति एवं उसके संबद्ध उपलब्धियों का आंकलन और उसकी आवश्यकता एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भली भांति किया जा सकता है। अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। उसके बाद है साक्षरता प्रसार की आवश्यकता। पहला है इसमें साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक, इसमें पहला है साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक, साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक। इसकी आवश्यकता क्यों है, पहले सबसे पहले क्योंकि जो हमारी साक्षरता है उसका प्रसार करना है तो उसके लिए सार्वजनिक शिक्षा का प्रचलन करना अति आवश्यक है। तो इसमें देखो शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के कारण यानी कि सबके लिए जो हमारी शिक्षा है सार्वजनिक करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर करेगा। यानी कि जो हमारी निःशुल्क का अनिवार्य शिक्षा है के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, साक्षर करेगा तथा उसकी साक्षरता की उपलब्धता उसके परिवार यानी कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो पढ़ा लिखा होने के कारण उसका परिवार, उसका समाज तथा राष्ट्र लाभान्वित होगा। यानी कि अगर हमारे देश में या हमारे राष्ट्र में या हमारे समाज में अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे तो इससे क्या होगा, हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे देश, हमारे मोहल्ले का विकास होएगा पढ़े लिखे व्यक्ति होने से। और लाभान्वित क्योंकि वह अपने परिवार और समाज के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास करेगा। यानी कि उसके परिवार में अगर अनपढ़ लोग हैं तो उनको भी वह शिक्षा दिलवाएगा। उसके साथ ही अपने समाज में उसके समाज में जितने लोग रहते हैं उनको भी साक्षर करने की, उनको पढ़ाने की कोशिश करेगा। अतः जो हमारी शिक्षा का सार्वजनिकरण अवश्य होना चाहिए, जिनकी सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए जो हमारी शिक्षा है, सार्वजनिकरण की जो हमारी शिक्षा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आता है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। दूसरा है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनकी उसकी रोजमर्रा के जो उसकी इसमें सब शिक्षा के लिए आवश्यक यानी कि अपने वो जो भी उसके सब शिक्षा यानी कि अपनी जीविकोपार्जन कमाते अपने जो भी उसके कार्य हैं उन कार्य को करते समय अगर अंशकालीन शिक्षा भी वो प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर उसकी किसी कारणवश जीविकोपार्जन से अगर उसकी शिक्षा बीच में रहती है तो वो अपने शिक्षा पत्राचार के माध्यम से भी पूरी कर सकता है। तो इसके में वो ये जो हमारी साक्षरता जो हमारी शिक्षा है सब शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। उसके बाद है व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक। 4 नंबर है आपका व्यक्ति के
विकास, व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक, यानी कि जो हमारा इसकी जो हमारे सार्वजनिक शिक्षा है इसकी आवश्यकता क्यों है, व्यक्ति के विकास के लिए भी जो है यह शिक्षा आवश्यक है। यानी कि इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें शिक्षा के दौरान जो भी शिक्षा का सार्वजनिकरण व्यक्ति के विकास के लिए, विकास हेतु एक निश्चित जो है निश्चित आयु एवं अवधि, यानी कि उसकी जो निश्चित आयु है या सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से यानी कि 6 से 14 वर्ष तक एक निश्चित आयु अवधि तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, और जो कि इस एज में यानी कि 6 से 14 वर्ष तक वह निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आवश्यक है। और इसके साथ ही वह जो मनुष्य की एक आयु सीमा तक निर्धारित होती है, मनुष्य को समाज की धारा, यानी कि जो मनुष्य की समाज में धारा है, धारा में शिक्षा की अनिवार्यता से ही जोड़ सकती है, यानी कि जो समाज की धारा है उसके साथ जो है कि शिक्षा वो ही उसे जोड़ सकती है। उसके बाद है जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक, 5वां इसमें है जनतंत्र को सफल बनाने में, जनतंत्र को सफल बनाने में आवश्यक, जनतंत्र को सफल बनाने में आवश्यक, जनतंत्र को सफल बनाने में आवश्यक, यानी कि जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है, जनतंत्र को जागरूकता लाने के, जैसे कि जो हमारे डॉक्टर प्रकाश के अनुसार किसी भी प्रजातांत्रिक देश में, यानी कि जिस देश की जो जनता है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, प्रजातंत्र देश के विकास के लिए जो शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार क्या आवश्यक है, स्वतंत्र देश में यानी कि जो शिक्षा का प्रसार है वो अधिक से अधिक आवश्यक है। और इसके साथ ही जनता को सहयोग, जनता का अगर सहयोग होगा, जनता के सहयोग से भी जो हमारा जनतंत्र है, जनतंत्र के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार आवश्यक है, जिनकी हमारे जो जनतंत्र है, हमारा जो देश है, जो हमारा राष्ट्र है, उसके विकास के लिए भी जो ये शिक्षा है अधिक से अधिक इसका प्रसार आवश्यक है। किसका, सार्वजनिक शिक्षा का। शिक्षा अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक जो हमारी सार्वजनिक या निःशुल्क शिक्षा है वह प्रत्येक शिक्षा अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक बालक, यानी कि जो भी देश का बालक छात्र है, प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए किसी से भेदभाव से प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये सबके लिए सार्वजनिक शिक्षा सबके लिए होती है। इसको सार्वजनिक और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, इससे ही हमारा जनतंत्र सफल होता है। उसके बाद है राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक। इसके लिए राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक, राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक, राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक, जैसे कि राजनीति की अगर जागरूकता फैलानी है तो उसके लिए भी शिक्षा आवश्यक है। यानी कि अगर कोई पढ़ा लिखा या साक्षर व्यक्ति होगा तो वो अब अगर उसको शिक्षा प्राप्त है तो वह शिक्षा के माध्यम से जिसको भी चुनेगा उसको वो अगर शिक्षित व्यक्ति अगर उसकी जो भी उनको सुविधाएं चाहिए अगर वो सही व्यक्ति को चुन सकता है अगर उसको शिक्षा प्राप्त होती है। और इसमें सार्वजनिक शिक्षा के लिए आवश्यकता है कि इसके द्वारा नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों, यानी कि जो उनके कर्तव्य हैं जहाँ उनके अधिकार हैं, अगर जो भी स्वतंत्र भारत में जितने भी व्यक्ति रहते हैं अगर उनकी जो स्वतंत्र अधिकार है उन अधिकारों का वो पूर्ण उपयोग करते हुए वह जिस व्यक्ति को वह चुनेगा और चुनने पर अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व की इसकी भावना जागरूक होगी। उनके साथ ही जो निरक्षर व्यक्ति यानी कि अनपढ़ा व्यक्ति है, व्यक्ति चालाक और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के प्रभावों
के कारण मतदान को उसका है उचित प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि अगर साक्षर व्यक्ति है, उसको सारी नॉलेज है, तो वो नॉलेज से जो उसको सही लगता है कि ये हमारे कर्तव्यों के, ये हमारे जो अधिकार हैं उनको पूर्ण योग सहयोग से पूरा करवाएगा, तो वह अपने शिक्षा के माध्यम से जो सही व्यक्ति है उसको मतदान देकर उसको जो है राजनीति में लाने का कोशिश करेगा। तो ये किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के माध्यम से। या शिक्षित जो व्यक्ति होगा उसको सही व्यक्ति की पहचान तभी किसको होती है? शिक्षित व्यक्ति को सही व्यक्ति की पहचान होती है। उसके बाद आता इसमें सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना। सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और सामाजिक भावना। सामाजिक न्याय और सामाजिक जो भावना है, सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना में सहायक कौन? शिक्षा। कौन सहायक है? सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना में सहायक है कौन? शिक्षा। शिक्षा ही जो हमारे है अधिकांश, जिसमें कि व्यक्ति निरक्षरता के कारण, यानी कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, निरक्षरता के कारण सामाजिक भेदभाव के फलस्वरूप विकास के अवसरों का वो क्या करते हैं? लाभ नहीं उठा पाते। यानी कि उनके जो भी हमारी सरकार द्वारा जो भी नागरिकों को लाभ दिए जाते हैं, तो वो निरक्षर होने के कारण वह उन लाभों को नहीं उठा सकते। और इसके साथ ही वे निरक्षरता, यानी कि वे निरक्षरता के कारण, यानी कि अगर उनको वो साक्षर नहीं है, निरक्षर नहीं है, वो साक्षर नहीं है, निरक्षर है, तो कारण सुनिश्चित जो उनके समुचित विकास है, विकास नहीं कर पाते। और इसी कारण से जो हमारा शिक्षा का सार्वभौमिक प्रसार वो पर्याप्त नहीं होता। और निरक्षरता के कारण जो हमारा प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्र और समाज के लिए उचित सेवा नहीं कर पाते। उसके बाद है सांप्रदायिकता के विनाश के लिए किसकी? सांप्रदायिकता। आठवां है सांप्रदायिकता, 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 सांप्रदायिकता के, सांप्रदायिकता के विनाश, सांप्रदायिकता के विनाश के लिए, सांप्रदायिकता के विनाश के लिए, यानी कि जो हमारे देश में सांप्रदायिकता चल रही है उसके विनाश के लिए भी ये जो हमारी शिक्षा है आवश्यक है। यानी कि जो हमारे सांप्रदायिकता, यानी कि भ्रष्टाचार हो गया या जातिवाद से संबंधित जो भी हमारे सांप्रदायिकता, जो भ्रष्टाचार चल रही है, जो सांप्रदायिकता चल रही है हमारे देश में, सांप्रदायिकता एक ऐसा अभिशाप है जो कि सामाजिक जीवन में व्यक्तिगता की भावना में क्या कर देती है? विष घोल देती है। अतः जो हमारे राष्ट्रीय जीवन की सांप्रदायिकता है, राष्ट्रपति की जो सांप्रदायिकता है के विष को समाप्त करने के लिए जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा समाज के लिए वह उचित सेवा होगी। और जो हमारे जो साक्षर व्यक्ति होगा वो ही हमारे देश में जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, हमारे देश में जो विष बोल रही है उसको समाप्त कर पाएगा। तो इसकी जो हमारी शिक्षा है किस किस के लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो है साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक है। यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होएगा वो शिक्षा का आगे से आगे प्रसार करेगा। यानी कि वो एक जना पढ़, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दो कि एक घर में, किसी भी घर में जैसे एक महिला साक्षर होती है तो वो कई पीढ़ियों को क्या कर देती है? साक्षर बना देती है। तो उसी तरह जो शिक्षित व्यक्ति होएगा वो जो हमारा साक्षरता है उसको क्या करेगा? उसको प्रसार के लिए, उसके प्रसार के लिए भी आवश्यक है। फिर उसके बाद है दूसरा नंबर है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो व्यक्ति के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को की भी पूर्ति करती है। यानी कि उसके घर का जो है हिसाब किताब हो गया, जो समाचार पत्र, जो हमारे डेली रूटीन में जो हमारे समाचार पत्र आते हैं उनको पढ़कर देश विदेश में जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है वो समाचार पत्र पढ़कर। उसके बाद उसमें है सब शिक्षा के लिए आवश्यक, यानी कि जो व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए काम करता है और अपनी काम के दौरान वह पढ़ाई भी कर सकता है। किसके माध्यम से? पत्राचार के
माध्यम से। तो ये सब उसको किससे प्राप्त होगा, जो अगर वो साक्षर होगा या उसको शिक्षा प्राप्त होगी। उसके बाद है व्यक्ति के विकास के लिए, यानी कि व्यक्ति के विकास के लिए जो हमारी शिक्षा है, फिर हमारे जनतंत्र, हमारे अगर हमारी जनता या हमारे देश को अगर सफल बनाना है तो उसके लिए भी शिक्षा आवश्यक है। फिर जो राजनीतिक जागरूकता, अगर हमारी जो राजनीति है मगर उसमें भ्रष्ट नेता लोग हैं तो उनका अगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं अगर उन व्यक्तियों को वह नहीं चुनता, मतदान नहीं देता, बल्कि अगर पढ़ा लिखा है तो उसको सब मालूम होने के कारण वो जो सही व्यक्ति होगा उसका ही चुनाव करेगा। उसके बाद राजनीतिक जागरूकता होगी। उसके बाद जो भी उसके अधिकार हैं, अगर उसके अधिकारों को अगर कोई हानि पहुंचाता है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ उठाएगा। उसके बाद सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की भावना के लिए, फिर लास्ट में सांप्रदायिक यानी कि मानव जातिवाद या भ्रष्टाचार आदि जो फैल रहे हैं वो भी शिक्षा के माध्यम से ही खत्म होते हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें शिक्षा का सार्वजनिकरण में आपका अर्थ हो गया, परिभाषा होगी, उसके अर्थ परिभाषा होगी, उसके बाद उसके महत्व, फिर उसके उद्देश्य और विकास में आवश्यकता। अब जो आपका सार्वजनिकरण का आगे टॉपिक बचा है वो मैं कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।